रांची में छात्रों के आंदोलन की बात कर लेते हैं, जिसका आज 19वां दिन है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चला, आंसू गैस के गोले चले, छात्रों के हौसले नहीं टूटे। अब सरकार ने क्या किया ये देखिए। कल आधी रात के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां पर अभी ये छात्र बैठे हुए हैं, पहले वहां पर बिजली काट दी गई, मतलब काट दी गई या चली गई, छात्र कह रहे हैं जानबूझ के काटी गई। और जब अंधेरा हो गया तो इस बीच रांची के डीसी मतलब डीएम और एसएसपी, एसपी, एडीएम, सारे सीनियर अफसर प्रशासन और पुलिस के वो स्टेडियम में आ गए। और इसके बाद वहां पर यह अफवाह फैल गई कि पुलिस जबरदस्ती छात्रों का अनशन तोड़वाने के लिए आई है और टेंट हटा देगी यहां से। इसके बाद बीजेपी के नेता वहां पहुंचते हैं रात में ही, लेकिन पुलिस और जो प्रशासन के अधिकारी थे फिर उन्होंने कहा कि हम तो केवल बात करने के लिए आए थे स्टूडेंट से। अब सवाल यह कि अगर छात्रों से बात ही करनी थी तो आधी रात के बाद आए, वो भी अंधेरे में आपको बात करनी थी। अच्छा, फिर वहां पर यह भी कहा गया कि छात्र वहां पहुंचे, ये जब अफसर वहां पहुंचे तो इन्होंने स्टूडेंट से कहा कि अच्छा वो जेपीएससी वाले कौन है वो अलग हो जाओ, जेएसएससी वाले कौन है वो अलग हो जाओ, वो सीजीएल का पेपर जो लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो अलग हो जाओ, कि भाई तुम्हारी जेपीएससी वालों की तो मांग मान लेगी, तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम तो हो गया, आप लोगों की मांग बची हुई, आप लोग साइड में आ जाइए। तो छात्र कह रहे हैं कि हमको बांटने के लिए आए थे, कि हम में से ही कुछ लोग जो हैं वो वापस चले जाएं। सरकार के नजरिए से सोचिए तो सरकार तो यही चाहेगी कि भाई अब धीरे धीरे यहां से भी उठे। विधानसभा वाला तो मार्च हो गया, एक दिन का जो होना था हो गया, और उसके बाद लाठीचार्ज वगैरह भी सब हो गया। अब स्टेडियम में भी कब तक बैठेंगे बच्चे? तो इम्तिहान ये दोनों तरफ से है, छात्रों के भी सब्र का इम्तिहान है, हौसले का इम्तिहान है, और प्रशासन की भी पेशेंस का इम्तिहान है। प्रशासन अगर अब जबरदस्ती करेगा तो बहुत खराब माहौल बनेगा, करना नहीं चाहिए उसको ऐसा। अब यही है कि वो छात्रों को किसी तरह समझा बुझा ले या छात्रों की बात मांग ले। छात्र कितने दिन तक ये सब कुछ आगे सस्टेन कर सकते हैं, ये भी एक विषय है। समीर जी, क्या खबर मिल रही है? कोई इशारा, कोई मतलब संकेत भी दिया है सरकार ने कि वो फर्दर कोई मांग मानने के लिए तैयार है? नहीं, अब कल विधानसभा में तो विधानसभा का सत्र एक दिन पहले खत्म कर दिया है सरकार ने। सरकार को लगा कि एक दिन और चलेगा तो एक दिन और फजीती होगी, लेकिन अब सरकार यह है कि अब सरकार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने जो घोषणा कर दी थी उतनी हेमंत सोरेन ने बता दिया कि भाई जो परीक्षाएं हमने रद्द कर दी है वो परीक्षाएं रद्द मानी जाए और जो छात्र अपने अपने घर लौटे। कल हेमंत सोरेन ने बहुत स्पष्ट कहा है छात्रों से कि भाई आपकी जितनी मांगे माननी थी हमने मांग ली गई है। और अब कल जो रात को जो डीएम और एसएसपी गए थे उन्होंने सरकार का संदेश दिया है कि सरकार ने जो मांगे आपकी माननी थी सरकार ने मान ली है। सीबीआई की जो आपकी मांगे वो सरकार किसी भी स्थिति में नहीं मानने वाली है। तो आप अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर कल तक सर, एक सेकंड जरा, लोकसभा शुरू हुई है, कार्रवाई देख लेते हैं एक बार। निशिकांत जी आप बैठ जाए, सतीश जी बैठ जाए, आप सब लोग, दर्शन जी बैठ जाए। अब ये बैठ गए, आप भी बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। मैं पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ले रहा हूं जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया है। आप सभी लोग बैठ जाएं। मैं अध्यक्ष जी की द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव पे निर्णय लिया गया उसका उल्लेख करने जा रहा हूँ। माननीय आप अखिलेश जी आप बैठ जाएं। माननीय कई सदस्य गणों ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बिल में मत आइए। अब पहले सभी पेपर को जो कम से कम सभा पटल पे पेपर रखे जाने हैं, आप सहयोग करें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पेपर, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 2, लेटेस्ट इशू अलाउ। धन्यवाद सभापति जी। मिनिस्टर, मैं लोकसभा की संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम से अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी। क्यों सभापति अभी पेपर रखे जाए? तो अब लग नहीं रहा, जिस तरीके का शोर पीछे सुनाई दे रहा था कि कोई बात बनी होगी सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, एक यही चीज देखना है। एफसीआरए पर वो जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव जो है वो आ सकता है, वो होगा तो भी आपको दोबारा हम सुनाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे झारखंड की, समीर जी कह रहे थे कि सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि अब छात्रों की कोई और फर्दर बात मांगे। मैसेज भिजवा दिया है कि नहीं, सीबीआई की मांग किसी हालत में स्वीकार नहीं होगी। आप अपना बोरे बिस्तर समेट लीजिए। आज रात तक का समय दिया उनको, और मुझे लग रहा है कि आज रात को नहीं होगा तो सरकार कोई वहाँ जोर जबरदस्ती कर सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कह दिया कि भाई वो जेपीएससी 14वीं सिविल जो परीक्षा उसको
और पीटी बैकलॉग परीक्षा को टाल दिया है, निरस्त कर दिया है। इससे ज़्यादा हम कुछ करने की स्थिति में सीबीआई की मांग किसी हालत में स्वीकार नहीं होगी। तो क्या छात्र अब इस मांग का मानते हुए अपना समर्थन मतलब अपना आंदोलन वापस लेंगे या सीबीआई की मांग को का समर्थन जारी रखते हुए हड़ताल जारी रखेंगे, ये आंदोलन जारी रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। विधानसभा का सत्र वहां खत्म हो गया, लोकसभा का यहाँ पर यहाँ खत्म खत्म होने जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी से आज फिर सवाल हुआ झारखंड को लेकर के, तो उस पर भी वो थोड़ा बिगड़ गए। उन्होंने कहा मैं चुप, सवाल हुआ कि सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि आप चुप हैं झारखंड पर, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल चुप नहीं हूं, मैं लगातार इस पर बोल रहा हूं और हम इसके साथ बिल्कुल नहीं। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। त्रिपाठी जी चुप नहीं है राहुल गांधी? अब चुप तो नहीं थे, लगता है कि बोल ही दिए थे, इसीलिए हेमंत सोरेन ने पिटवाया था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी तो सरकार वहां समर्थन से चल रही है, सरकार से बाहर हो जाते। इतना करने में क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, हवा हवाई एकदम गुब्बारा फूले घूमते रहते हैं, तो ये काम करने में छात्रों के लिए क्या दिक्कत है? और छात्र जहां भी आंदोलन मजबूत होता है, राहुल गांधी किसी न किसी तरह से उसे कमजोर करते हैं। पहले भी जब छात्रों का आंदोलन मजबूत हुआ तो अलग से चले गए थे प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने, वो सबने देखा है। कांग्रेस के नेताओं ने यही किया। कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि सोनम वांगचुक का अनशन गांधीवादी है ही नहीं। गुरदीप सप्पल ने बाकायदा बड़ी लंबी सी चिट्ठी लिखी थी, हर नेता ने कुछ कुछ बताया। वो समर्थन जो देते हैं वो सिर्फ इतना देते हैं कि उनके पास कहने के लिए, आप पूछेंगे गए तो बता दें कि हाँ खेड़ा जी तो गए थे, कहेंगे राहुल गांधी ने समर्थन दिया, हाँ हाँ बात तो की थी, फोन भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था तो उसके बीच में एनएसयूआई जाके हेमंत सोरेन से क्यों मिल गया है? उस एनएसयूआई को कैसे टाइम मिल गया? हेमंत सोरेन से वो कैसे मिल के आया? ये साफ दिख रहा है कि छात्रों के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं, हर कोशिश करके छात्रों के आंदोलन को। क्यों? उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है, छात्र उनके पीछे खड़े होकर आंदोलन नहीं कर रहे। दिल्ली में भी उनकी नाराजगी यही थी कि उनके पीछे खड़े होकर आंदोलन नहीं कर रहे थे। और ये सचमुच चूंकि अच्छे छात्र हैं, मैं तो मतलब कई बार ये भी लगता है ना कि इतने भले मानुस होकर कहां आंदोलन वगैरह हो पाता है। वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोई उस तरह का नहीं, वो शांति से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं, हम लड़ते रहेंगे, हम आपके सामने झुक जाएंगे, लेकिन हमें अपना न्याय चाहिए, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आक्रामक ही नहीं हो रहे हैं, वो गालियां नहीं दे रहे हैं, वो किसी का त्यागपत्र नहीं मांग रहे हैं। और कितना फ्रॉड चलाया जा रहा है, एक एक स्टेप जो बढ़ रहे हैं दबाव में। उसके बाद भी जो सीजीएल की परीक्षा है कहां रद्द हुई है भाई? कहां रद्द हुई है बताइए? और सीबीआई जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? जब इतना बड़ा नेटवर्क दिख रहा है, वो जो एक आदमी पकड़ा गया उसने साफ साफ बता दिया कि कहां से कहां तक पूरा कमीशन जाता था। जो अभय तिवारी गिरफ्तार हुआ है उसने पूरा बता दिया है। टीडीपीएल कंपनी का पूरा खाता सामने आ गया है कि वो तो सीधे सीधे सरकार से जुड़े थे। इतना बड़ा नेक्सस बिना सरकार के चल सकता है? यानी जेपीएससी, जेएसएससी सब की परीक्षाएं हों और उसमें गड़बड़ियां बिना सरकार के हो जाएगा। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ छात्रों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और छात्र भी ये जान रहा है, छात्र उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, इसी का उन्हें कष्ट है। अच्छा, राहुल गांधी ने आज एक और मुद्दे पर एक पोस्ट किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको मालूम है कि अभी अमेरिका की अदालत में जो गौतम अडानी के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा था, वो खारिज हो गया है। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पोस्ट करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा देयर इज मच मोर टू दिस देन मीट्स द आई, मतलब जो दिख रहा है इसके पीछे और बहुत कुछ है। अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाज फोर्स्ड टू सेल इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया इज पेइंग अ ह्यूज प्राइस। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की वजह से भारत को अपने हित बेचने पड़े। फोर्स टू सेल इंडियाज इंटरेस्ट, अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाज फोर्स्ड टू सेल इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब प्रधानमंत्री ने भारत के हित बेच दिए और भारत एक इसकी बड़ी कीमत चुका रहा है। और जो उन्होंने पोस्ट को कैप्शन मतलब जिसको उन्होंने रीपोस्ट किया है उसमें लिखा हुआ है, US court accepts Trump government's proposal to dismiss fraud charges against Gautam Adani but terms it highly unusual। कि अदालत ने ट्रंप सरकार के गौतम अडानी के खिलाफ सारे आरोप हटाने के, वापस लेने के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन उसको बहुत अनयूजुअल माना है। अमेरिका की अदालत ने अमेरिका की सरकार के इस व्यवहार को बड़ा अनयूजुअल माना है। तो वो उस पर लिख रहे हैं राहुल गांधी। मतलब अभी उन्होंने इसमें कोई ऐसा आरोप तो नहीं लगाया कि भारत कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या बेच दिया, कौन सा समझौता कर लिया अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में जिसकी वजह से गौतम अडानी को राहत मिल गई। लेकिन वो एक उन्होंने जो है चिंगारी जो है सुलगा दी है इसको लेकर के। सर, ये सरकार कितना कंप्रोमाइज कर रही है, ये तो इससे पता पड़ रहा है कि हमारी ट्रेड डील जो है अभी तक अटकी हुई पड़ी हुई है। मतलब एक बड़ा उदाहरण हो सकता था कि सरकार उस पर झुक जाती है और करती।
मैं बार बार कहता हूँ कि भारत का कोई प्रधानमंत्री किसी के आगे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये कॉम्प्रोमाइज़ शब्द प्राइम मिनिस्टर के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। और जो राहुल गांधी जी ने लिखा है, जितना मैं अमेरिकन लॉ सिस्टम को थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो उसमें ये अनयूजुअल नहीं है। ये एक फाइनेंशियल क्रिमिनल केस है और उसके लिए अदालत ने भी वहाँ पर कहा था कि भाई इसका कितना पैसा आप देकर उसको कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसा होता है, मतलब बहुत बड़े मामले होते हैं इसलिए कम होते हैं, कोई रोजाना वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन इट्स नॉट एन अनयूजुअल। ठीक है, तो उसको लेकर जो फैसला हुआ वो तो, और वो तो अडानी कंपनी ने ही उसके साथ सारा डील कर, सॉरी उसमें एक दो बात जो जी आज मतलब एक बड़े अंग्रेजी अखबार के पहले पन्ने पर छपा है, और हालांकि मैं थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जानता हूं, अडानी का क्या हुआ। आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये अडानी को राहत मिल गई, गौतम अडानी ने कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो सब तो ठीक बात है, इतना बड़ा समूह है। 13 लाख करोड़ से अधिक उनकी कंपनियों की जो कुल संपत्ति थी, यानी इसको मार्केट एसेट कहते हैं, वो थी 24 में जब ये आरोप लगा था। आज कितनी जानते हैं? 18 लाख करोड़ से अधिक, 5 लाख करोड़ बढ़ गई। लेकिन जरा आप उसका दूसरा पहलू सोचिए। इस सब के बीच में हिंडनबर्ग से लेकर और ये सारी चीजों के मामले में, और राहुल गांधी जिस तरह से चिल्ला रहे थे, उसमें जो शेयर बाजार डूबा था, क्या एक भी छोटा निवेशक दोबारा बाजार में आ पाया होगा? ये बहुत सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं। सच बात यह है, अगर सचमुच कुछ है तो आप उसको तथ्य के साथ आते। और क्या कहा है जरा ये भी सोचना चाहिए। अदालत में, जो अमेरिकी अदालत में भी आया है, निवेशक के हित, अमेरिकी निवेशक के हित, क्योंकि आरोप ये लगाया गया था कि भारत में रिश्वत दी गई है, उसकी अमेरिका में जांच हो रही है। इसको जरा समझिए। अब भारत में अगर रिश्वत दी गई है और यहां कोई कंप्लेंट नहीं, तो अमेरिका जांच कैसे कह रहा है? सोवरेन कंट्री के खिलाफ कैसे? यूएस इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, और जब उसने कहा यूएस इन्वेस्टर, तो एक भी निवेशक का हित मारा गया, ये साबित नहीं कर पाई वहां की एजेंसियां। तो क्या कहा है जरा वो देश को जानना चाहिए। उन्होंने कहा चूंकि भारत का मसला है और हमारे अधिकार क्षेत्र में उस तरह से नहीं, तो हम वो ला नहीं पाएंगे। जब ला नहीं पाओगे तो फिर आरोप क्यों लगाया? दूसरा, वो कह रहे हैं कि हम गौतम अडानी को भी यहां, चूंकि मूल मामला जो था वो गौतम अडानी, सागर अडानी और उनके, सागर अडानी उनके भतीजे हैं मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे भांजे शायद, तो वो उनको लेकर था। एक तरह से कहें, नहीं वो नहीं, सागर अडानी। तो पूरी तरह से ये मामला एक तरह से खारिज हो गया। जहां तक बात यह है कि सरकार दबाव में है, तो विजय जी ने बहुत ठीक बात कही, लेकिन उसके आगे जरा समझिए, सरकारें दबाव में इस तरह से अगर आने लगती तब तो फिर भारत कहीं होता ही नहीं है। आज भारत अगर दुनिया के मंचों पर खड़ा है और नरेंद्र मोदी कनाडा से भारत आ जाते हैं, अमेरिका नहीं जाते हैं, तो दबाव में है। भारत की स्थिति यह है कि वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ फोटो डालते हैं और उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है, तो वो दबाव में है। रशिया से जो हमारी क्रूड की डील है, जो बाइंग है, वो रिकॉर्ड लेवल पर है। और मैं फिर कह रहा हूं, अडानी समूह हो, अडानी हो, अंबानी हो, या जो भी, जैसे अंबानी ने भी वहां भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या वो भी कहेंगे वो भी किसी दबाव? सवाल ये है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लड़ाई एक उद्योगपति की लड़ाई अमेरिका की सरकार से है, अमेरिका की अदालत में है। ठीक है, तो ये उसने लड़ी है या भारत की सरकार ने लड़ी है, या भारत की सरकार ने उसको बचाने के लिए कुछ किया? भारत सरकार ने लड़ी है ये लड़ाई, यदि राहुल जी कह रहे हैं तो उसके तथ्य रखने चाहिए थे कि भाई भारत सरकार ने ये किया। वो तो नहीं बताया राहुल गांधी ने, क्यों? उन्होंने तो बस कॉम्प्रोमाइज पीएम को एक जगह और फिट किया है। सौरभ जी, एक दिन और हम लोगों ने इसी शो में एक दिन चर्चा की थी। एक खबर आई थी, कहां का, शायद केन्या का वो एयरपोर्ट था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो वहां का एयरपोर्ट था। इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि अडानी का ठेका रद्द हो गया, और उसका जो ठेका किसको मिला? चाइनीज कंपनी, चीन को मिला। तो आप खुश हो जाइए कि दुनिया के हर स्ट्रेटेजिक जगहों पर वो फंडामेंटल जो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, बस छोटी सी 2 लाइनें, बस इतना कह रहा हूं कि यदि भारत की सरकार अपने किसी बड़े उद्योगपति को यदि बचा भी रही है, तो वो देश हित में है। मैं ऐसा मानता हूं। नहीं, आप इसमें स्पेस दे रहे हैं ना, आप इसको अलग तरीके से रखें। मैंने अलग तरीके से इसको रख रहा हूं, मैं 2 तरीके से इसको फिर वो मान लेते हैं। पहली बात तो कि वहीं के लॉयर ने, अटॉर्नी ने कहा कि इसमें केस बनता ही नहीं है और इसमें कुछ नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर हुआ कि अडानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इतने डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, वो सब बातें होंगी, और लेन देन उसी समय, ये पुराना किस्सा हो गया, आज से करीब 4 महीना पहले की बात है, 4 महीना पहले की बात है। मैं मानता हूं कि जब आप अपने पूंजीपतियों की, जब आप इस प्रकार से जलील करते हैं, आपने कभी देखा है कि अमेरिका ने अपने पूंजीपतियों को जलील करते हुए इस ढंग से?
आपका एक्सपेंशन, आपके पूंजीपतियों का एक्सपेंशन आपके नेशनल इंटरेस्ट को कितना प्रोटेक्ट करता है? आज यदि अडानी जाकर के यदि श्रीलंका में पोर्ट खड़ा करता है तो वो किसको रोक रहा है? वो चाइना को रोक रहा है। चाइना को। आप समझ रहे हैं? आप किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है? वो चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है या भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है? यदि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा करके उसके माइंस को खरीद करके, अमेरिका क्या करता था पहले? हमारे देश के माइंस को खरीदता था, हमारे पेट्रोलियम एसेट्स को खरीदता था, हमारे की इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्टमेंट करता था और फिर हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी में वो जाकर के इंटरफेयर करता था। आज जाकर के यदि हमारे कॉर्पोरेट्स इतने भारत बड़े में पहले हो गए अमेरिकी ऑयल कंपनीज थी, मतलब अब आज लोगों को याद नहीं है, लेकिन पहले हुआ करती थी। हाँ, नहीं, आप ये जैसे अमेरिका बोल रहे हैं तो वो भी अमेरिका के बिजनेसमैन हैं। हाँ, अमेरिका के सरकार बिजनेसमैन है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, वो भी तो कारोबारी हैं जो आके आपके यहाँ सम्मान पा रहे हैं। अमेरिका के बिजनेसमैन भाई, हैं। राहुल गांधी का मैं एक लाइन राहुल गांधी का अडानी से इक्वेशन अलग है ना। एक याद दिला देता हूं। सवाल नहीं, इसमें दो चीज इक्वेशन है का ना, नहीं है। अडानी से इक्वेशन होना अलग बात है, लेकिन भारत सरकार को अडानी के साथ किसी रेफरेंस में जोड़ने दो अलग बात है। इसलिए मैंने प्रोफेसर साहब को भी कहा कि वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज जब वो ये बात कहेंगे कि नहीं ऐसा है भी, तो उससे आप स्पेस दे रहे हैं उनको। नहीं, मैं स्पेस नहीं, मैं तो उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक- भाई एक- समीर जी कुछ बोल रहे थे, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इससे जलील मत करो। समीर जी, राहुल गांधी का कोई व्यक्तिगत अडानी या अंबानी से इसलिए हो गया कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि भाई उनके मन में ये बैठ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा सपोर्ट अडानी ने किया है और अडानी को पूरा सपोर्ट करते हैं। ये उनके कुंठा, उनको लगता है कि भाई जो कुछ है अडानी को दिया था, जो गलत है। राहुल गांधी पूरी तरीके से इसमें हर बात में जोड़ते हैं, हर बात में अडानी को लेकर आएंगे, हर बात में अडानी को लेकर आएंगे, हर बात में वो संघ को लेकर आएंगे। कुछ भी होगा, इन तीन नामों के बिना उनकी कोई रैली या किसी भी मामले का पटाक्षेप नहीं होता। हर जगह कुछ भी होगा तो वो कहेंगे भाई इसके पीछे अडानी है, इसके पीछे अंबानी एक लाइन है, आपकी और ये आगे संघ के लिए पूरा शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है। सर, लाइन के 3-4 शब्द बोल लेता हूं। राजस्थान में उद्योग का शुरुआत किए तो गौतम अशोक अडानी गहलोत थे। मुख्य अतिथि थे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। भूपेश असल बघेल ये तो के सारे समय देश को पता मैं है इसलिए ना, क्योंकि जरूरी है जानना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो उनको लगता है, अरे भूपेश बघेल केरला में छत्तीसगढ़ पोर्ट में के थे लिए। तो वहां अडानी थे। विझिंजम पोर्ट केरल में वो कम्युनिस्ट सरकार थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अडानी को बुला कर रहे थे आपस में क्रेडिट लेने के लिए। पंजाब में अडानी आते हैं। तो सवाल ये है कि आप अडानी को उद्योगपति के तौर पर देख रहे हैं या आप अपनी किसी निजी दुश्मनी का, और वहां तक भी ठीक है। अंतरराष्ट्रीय साजिशों में देश के निवेशकों का हक अगर मार रहे हैं, हित उनका खत्म कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक। एक अगली खबर आपको मैं बताता हूं, इसकी बड़ी चर्चा थी और सोशल मीडिया पर काफी ये एक बयान वायरल हुआ। बॉलीवुड के एक्टर और बड़े स्टार हैं फिल्म्स के प्रकाश राज, हिंदी फिल्म में भी करते हैं, काफी लोकप्रिय अभिनेता हैं और वो नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं, बिल्कुल खुल करके वो ऐसी बात कहते भी हैं। अब उन्होंने एक दावा किया कि कर्नाटक में जो SIR की कार्रवाई चल रही है उसमें बेंगलुरु में उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। बाकायदा वीडियो बना करके उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं बेंगलुरु में पैदा हुआ, वहीं रहा, फिर भी मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। प्रकाश राज के इस दावे पर बेंगलुरु चुनाव अधिकारियों का जवाब भी आ गया है। उनका ये कहना है कि नाम मनमाने तरीके से डिलीट नहीं किया गया प्रकाश राज का। BLO सत्यापन करने के लिए जो उनके एपिक नंबर पर पता दर्ज है वहां पर गए। प्रकाश राज अपने पुराने पते पर नहीं रहते थे। ये बात वहां जो पड़ोसी थे आसपास के लोग, उन्होंने भी उनसे कंफर्म की गई कि प्रकाश राज अब यहां नहीं रहते हैं। तो रिकॉर्ड्स में प्रकाश राज को शिफ्टेड दिखा दिया कि इस पते पर प्रकाश राज नहीं है। तो उस पते पर जब उनका वोट बना हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया, वो वहां रहते ही नहीं। इसीलिए प्रशासन ने फिर प्रकाश राज के घर से चुनाव आयोग की टीम के विजिट का वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में पड़ोस में रहने वाली महिला भी ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि पिछले तकरीबन 4 साल से एक्टर प्रकाश राज इस पते पर नहीं रहते हैं। फिर आगे ये भी पता चला है कि प्रशासन के लोगों ने प्रकाश राज से फ़ोन पर बात भी की है, उनको भी ये सारी बातें समझा दी गई हैं और उन्होंने भी इस बात को समझ लिया है कि वोट काटा नहीं गया था, वो उस पते पर नहीं रहते थे जो रजिस्टर्ड था, इसलिए वो शिफ्टेड दिखाया गया। उम्मीद करते हैं प्रकाश राज ने अपना अपडेटेड पता जो है उसको नए फॉर्म के साथ भर करके अपना वोट बनवा लिया होगा। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया ना कि मैं मोदी का विरोधी और मेरा वोट काट दिया, उसका ये जवाब जो है वो दिया गया था। समीर जी, अब देखिए प्रकाश राज जैसे इतना सीनियर लीडर, सीनियर अभिनेता है और जिस तरीके से वो मुखर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरोधी है, उनको तथ्य चेक कर लेना चाहिए था ना। अगर आप वीडियो जारी कर रहे हो तो आपके इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए थे। आप एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हो और जो राहुल गांधी ने जो एजेंडा चलाया हुआ था कि वोट चोरी हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं,
तो आप उसी को एक सत्य के रूप में बताना चाहते थे कि देखिए मेरा वोट काटा गया। जब आप उस पते पे नहीं रहते, आपको पता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड किस पते पे बना है, आप वहाँ नहीं रहते, आपके नॉलेज में आया होगा, उसके बाद भी आप इस तरीके से झूठी फैलाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दी, बताया कि आप वहाँ पर पते नहीं रहते, वीडियो जारी किया, आपसे संपर्क किया, आपने स्वीकार किया। तो क्या स्वीकार करने के बाद प्रकाश राज ने दूसरा वीडियो डाला कि चुनाव आयोग ने वैसे संपर्क किया, ये मेरी गलती हुई थी कि मैं वहां 4 साल से नहीं रह रहा हूं। दूसरा वीडियो आप बना के भेजते ना कि चुनाव आयोग ने सत्य बात सामने लेकर आई है और चुनाव आयोग ने मैं संपर्क किया है और मुझे चुनाव आयोग से अब कोई शिकायत नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन झूठी थी, मैंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। SIR का तो मतलब ही ये होता है कि एग्जिस्टिंग वोट का भी सत्यापन होता ही है ना। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से तत्काल बनाना, ये इंटेंशन बताता है कि प्रकाश राज किस तरीके से चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, भ्रम फैलाने की। प्रकाश राज, मुझे लग रहा है सर वो ये नहीं समझ पाए कि SIR में का मतलब क्या है। उनको लगा कि भाई मेरा वोट तो बना हुआ है, मैंने पिछली बार वोट भी हो सकता है, वो इतने मासूम डाला भी होगा, सर इस बार मेरा वोट क्यों नहीं है लिस्ट के अंदर। वो ये भूल गए कि SIR में जब पता चेक होता है BLO घर जाता है। सर सब पता है उनको, वो इतने मासूम नहीं, उनको सारा पता है कि ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, झूठ बोला उन्होंने, जानबूझ करके उन्होंने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है कि जो बाकी राज्यों में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी लगा रहा है, मैं उसकी सत्यता करता हूं, ये बताने की कोशिश। आपकी जरा 2 शब्द आ रहे थे कुछ मेरे पास तो आ रहे थे। आपके भी शब्द होता है जब कोई जज के सामने मामला जाता है तो कहा जाता है कि इरादतन हत्याकांड है या गैर इरादतन। झूठी बोलने वाले तो ये इरादतन है, ये इरादतन है, ये इरादतन है सर। अच्छा, ये इरादतन है, बिल्कुल। बोलिए सर, थोड़ा संभल के सर। हाँ संभल रहा हूँ, इसलिए रोक लिया हूँ। कैथलिक क्रिश्चियंस के ऐसे ही होते हैं क्या सुपुत्र, झूठी बोलते हैं सब। अच्छा अच्छा सर, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में FCRA बिल को लेकर के प्रस्ताव रख रहे हैं। अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। श्री केसी वेणुगोपाल जी, व्हाट डू यू वांट टू से? बट इफ आई एम अलाउइंग यू टू केसी वेणुगोपाल जी, ना इफ आई एम अलाउइंग टू केसी वेणुगोपाल जी तो आप Just now we got मैं उनको अलाउ भी कर रहा हूँ, आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal. श्री किरण रिजिजू जी, श्री किरण रिजिजू, केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। श्री किरण रिजिजू, और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि JPC में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो JPC में आप अपना बात रख सकते हैं। JPC में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब JPC भेजते हैं, JPC में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है, कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है।
every day you are demanding that bill should refer to the JPC. So it is नहीं every day. And अगर if government is now agreeing and if parliamentary affairs minister या अगर नित्यानंद जी अगर वो JPC को भेज रहे हैं तो और थ्रेड डिस्कशन हो जाएगा, थ्रेड डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस हो जाए, इसलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है वो प्रार्थना करिए। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा है बोलने दिया के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय आपको सभापति दिया। महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, इसीलिए सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी बात कह आ रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? श्री टी.आर. बालू जी, श्री टी.आर. बालू जी, श्री टी.आर. बालू जी, टी.आर. बालू जी, टी.आर. बालू जी, ओनली टी.आर. बालू जी, टी.आर. बालू। Suddenly bringing the bill before the home. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the JPC. किरण रिजिजू जी, अब सुन लीजिए। If मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया, टी.आर. बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाएं। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे मैंने सबको मौका दिया। केसी वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, टी.आर. बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता। तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और FCRA का बिल JPC को भेज दिया गया है, जिसमें राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लोकसभा के 21 सदस्य होंगे। FCRA को भेज दिया गया। इस पर विवाद जो आप देख रहे थे वो ये था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सभी विपक्षी दल
वो ये कह रहे थे कि ये जेपीसी को नहीं जाना चाहिए बिल, ये विड्रॉ हो जाना चाहिए, बिल वापस ले लेना चाहिए सरकार को, ये पूरी तरीके से बिल अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। फिर दूसरा विवाद इस बात पर था जो केसी वेणुगोपाल ने उठाया कि बिल के नाम के आगे तो गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिखा है, तो फिर उसको गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इन्होंने क्यों पेश किया। फिर अखिलेश जी भी खड़े हुए, अखिलेश जी ने कहा ये सरकार ये बता दे कि आज तक ये ऐसा कौन सा बिल लाए हैं जो माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं हो। एनीवे, आमतौर पर अच्छा वो कहा गया मंत्री जी की तरफ से, किरण रिजिजू की तरफ से, कि आमतौर पर जब कोई बिल जेपीसी को जाता है तो विपक्ष खुश होता है कि इस पर और चर्चा होगी और समय मिलेगा हमें अपने ऑब्जेक्शंस या सुझाव रखने का। ये पहली बार हो रहा है कि जेपीसी को भेजे जाने का भी विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब आप बात ये कई बार प्रश्न आया अखिलेश जी को, कई बार क्या इस देश का पूरा अल्पसंख्यक सिर्फ विदेशी चंदे की ओर ही ऐसे टकटकी लगा के देखता है? नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा कि इस देश वो हमको सिखाया गया शुरू से कि आप सेकुलर बनिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने शायद इस पर बहुत पहले भी चर्चा की थी, जासूआ प्रोजेक्ट 1, जासूआ प्रोजेक्ट 2, ये पूरे एशिया को क्रिश्चियनाइज करने का है एजेंडा और भारत उसका टारगेट है, प्राइम टारगेट है। इसको व्हाइट हाउस से के बहुत क्लोज व्यक्ति इसको इस पर मॉनिटरिंग करते हैं और यहाँ से ये सब प्रोजेक्ट चलता है। जर्मनी भी उसको फंडिंग करता है, फ्रांस के क्रिश्चियंस फंडिंग करते हैं और दुनिया की जो पूरी क्रिश्चियन लॉबी है। हमने देखा कि नेपाल का हिंदू राष्ट्र के रूप में था, हम अपने बगल में नेपाल के हिंदू राष्ट्र को नहीं बचा पाए। आज नेपाल में पहले 20,000 क्रिश्चियन थे, आज के दिन में नेपाल में करीब 22 लाख क्रिश्चियन हैं और ये सारे कन्वर्ट कर दिए गए। चर्च जो होता था नेपाल में, कुछ गिने चुने चर्च हुआ करते थे जिनको आप यू कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू कुड काउंट ऑन फिंगर्स जी। आज हजारों की संख्या में वहाँ चर्च फैल गए हैं, कुकुरमुत्ते की तरह फैल गए हैं। गांधी अक्सर कहते थे ये क्रिश्चियन मिशनरी धंधेबाज हैं, ये धंधा करते हैं। सर आज तो पूरा अपोजिशन खिलाफ है इसके। मैंने कहा ना, या तो इन अपोजिशन पार्टियों को, कई बार मैं कहता हूं इनका ये नाश हो जाए भारतीय, तो भारतीय लोकतंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसलिए ज्यादा कठोर शब्द नहीं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जितने नहीं, मैं इसलिए कहता हूं, ये बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, ये सब पारिवारिक पार्टी है और पारिवारिक पार्टी की एक बहुत काबिलियत होती है कि वो अपने परिवार के इंटरेस्ट से बाहर वो कभी देखता नहीं है। तो मुलायम सिंह का वंश हो, चाहे लालू का वंश हो, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल का वंश हो, अपने वंश वृद्धि से ज्यादा, चाहे वो सोनिया गांधी का वंश हो, अपने वंश वृद्धि से ज्यादा वो देश के हित के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो इनको समझ होती कि एफसीआरए का प्रयोग कहां कैसे। एफसीआरए पर जो है, जो उनकी मूल आपत्ति है वो उस पर है कि फॉरेन फंडिंग से बनी हुई संपत्ति, अगर आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो उसका क्या हो। देखिए उस पर भी सरकार ने उन्हीं प्रावधानों को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार लैंड ग्रैब करना देखिए उस पर भी सरकार इंस्टीट्यूशंस को सौरभ उस पर भी सरकार की सफाई आ गई है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव से हम उसको यूज नहीं करेंगे, नहीं लागू करेंगे। और यदि आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है तो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। आपका लाइसेंस रद्द, उसमें क्या मांग किया गया आप जरा देखिए तो, कि आप जिस पर्पस के लिए आप फंड मंगा रहे हैं आप उसी का ब्यौरा दे देंगे। वो लेटर एंड स्पिरिट जब कहते हैं ना, तो लेटर पे उनको लेटर की बात ही नहीं, स्पिरिट की बात होती है। उनका क्या कहना है भाई, वो स्पिरिट को कभी देखने ही नहीं जाएंगे। नहीं, उनका कहना यह है कि आपने इसमें ये प्रोविजन डाल दिया, अब डंडा आपके हाथ में है कि मैं एफसीआर मैं लाइसेंस रिन्यू करूं कि नहीं करूं। आपने किसी भी बिना पे लाइसेंस कैंसिल किया, अब कोई मान लीजिए कोई, वो तो चर्च भी शामिल कर देते हैं, अस्पताल भी शामिल कर रहे हैं उसमें ऑपोजिशन वाले, वो कहेंगे भाई चलो ये अच्छा, ये एक प्राइम लोकेशन पर ये बना हुआ है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका लाइसेंस कैंसिल किया, चलो अब ये सरकार की। सर लाइसेंस ऐसे ही नहीं कर देगा ना, कोर्ट नहीं है क्या, कोर्ट नहीं है क्या इस देश में, ऐसा ही कोई कैंसिल कर देगा क्या? तो ये भी है कि जो जितना टोटल विदेशी चंदा आता है वो रिलीजियस कॉजेस के लिए या ईसाई मिशनरीज के पास या एनजीओ के पास जो जाता है वो केवल उसका 17% है, बाकी 83% तो और एनजीओ को जाता है। तो उनको ज्यादा बोलना चाहिए। इसको रिलीजियस एंगल ही क्यों दिया जा रहा है, सवाल ये भाई। एनजीओ तो बहुत सारे हैं ना देश के अंदर, सिर्फ इसको रिलीजियस टोन क्यों दे रहा है विपक्ष? नीयत के हिसाब से
लेकिन मुद्दा मैं दूसरा कह रहा हूं कि जब जेपीसी में कोई बिल जा रहा है, हो सकता है विपक्ष के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हो कि इसको बिल को ही ड्रॉप कर दे ताकि झंझट नहीं रहे, लेकिन जेपीसी में जाना वो सारा मौका विपक्ष को देता है कि जिस पर वो अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन वो पास तो सरकार करा ही लेगी, पास करा लेगी, लेकिन अपनी तो बिल तो आएगा ना, उससे कानून थोड़ी बन जाता है जेपीसी से। जेपीसी कानून नहीं बना सकती, जेपीसी तो फिर बिल लाएगी, फिर उसके बाद बिल में सरकार संशोधन करेगी, फिर उसके बाद हाउस में आएगा, तो उस दिन मत पास करिएगा, है ना। और वो तो सरकार को पास कराना होता है तो आज भी पास करा बिल है, इतना विवादास्पद बिल है जितना हंगामा हो रहा है, विवादास्पद तो बिल है। हाँ, और जो आपने बात कही कि भाई ये तो लिखने में क्या होता है, लेटर एंड स्पिरिट में बहुत फर्क होता है ना, तो स्पिरिट को हिंदी में नियत बोलते हैं और नियत पर शक है विपक्ष को, ये कुल मिलाकर इसका मुद्दा है बिल का। ऐसे तो आप हर बिल पर नियत में तो उनको हर चीज पे शक है। हाँ, तो हर पर करते ना आंदोलन, हर पर हंगामा कर ही रहे वो, और जिस पर शक होगा उस पर वो करेंगे, इसमें क्या कर सकते हो आप। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो बिल को जेपीसी में भेजा गया उसके बाद सरकार विपक्ष को वहाँ पर जेपीसी में अपनी बात रखनी चाहिए, वहाँ पर नहीं मानेंगे तो फिर हाउस में आना, बिल तो हाउस में आए बिना सरकार पास नहीं करवा सकती। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, और उस समय आएगा विंटर सेशन में जैसा। और ये तो कोई बहुत लॉजिकल बात नहीं, वैसे हंगामा आप किसी भी बात पे कर सकते हो कि होम मिनिस्टर की बजाय नित्यानंद राय तो एमओएस होम है, तो एमओएस होम तो वैसे ही अपने आप ही उनके पास होते हैं पब्लिक जिम्मेदारी। अब ये जेपीसी को गया है तो इस पर भी विपक्ष ऐतराज कर रहा है, लेकिन जेपीसी को भेजा जाना भी सरकार के लिए मतलब एक दबाव ही है, दबाव ही था, सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार तो इसको पास कराना चाहती थी। मतलब इस सेशन में तो सरकार हर चीज में पीछे हट रही है, कोई बड़ा बिल तो पास हुआ ही नहीं, कोई बड़ा बिल पास नहीं हुआ। अरे आज एक नया विवाद और शुरू हो गया। अब ये लड़ाई शुरू हुई है, केरल के एक सीपीएम सांसद हैं जॉन ब्रिटास और बीजेपी की सांसद हैं सुष्मिता देव, ताजा बनी राज्यसभा का विवाद है। विवाद क्या हुआ, आज जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि सुष्मिता देव ने उन्हें लुंगी वाला कहा, लुंगी वाला कह के पुकारा बार बार, और फिर जॉन ब्रिटास ने वहां जो सभापति थे उनके सामने अपना पक्ष रखा, विरोध दर्ज कराया। सुष्मिता देव जो सभापति हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उन्होंने दोनों को बुलाया, बात भी की, लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया था कि आज बाहर तख्ती वख्ती लेकर के खासतौर पर केरल के जो सांसद थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो देखिए सब कि लुंगी वाला उस पर लिख करके कि अपमान नहीं सहेंगे हम अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का। तो ये सारा सिलसिला जो है आज चल रहा था सुष्मिता देव ने, लेकिन जब राज्यसभा में विवाद हुआ, जॉन ब्रिटास ने अपनी बात कही, तो उधर से फिर लीडर ऑफ जो हाउस हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं, हर वेशभूषा का सम्मान करते हैं और हम लुंगी बिल्कुल नहीं कहते, हम उसको धोती कहते हैं। और सुष्मिता देव ने जो कहा है उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद असम की रहने वाली हूँ, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मैंने लोगों को अलग अलग परिधानों में देखा है, ना मैंने किसी सदस्य के पहनावे पर कमेंट किया था और ना मेरी कोई ऐसी मंशा कभी रही। With a heavy heart, I raise this matter because it's a question of the garima of this house, prestige and honor. I'm a proud Indian, South Indian, and of course a proud Malayali, sir. There is no South Indian, North Indian. What is the problem, you tell me? Sir. We all are Indians only. Sir, the other day, a honorable member who I hold in high esteem, let me just say, that member came here and was disturbing me when I was fulfilling my obligation as a mover of a statutory resolution. Sir, please. And, sir, Please take your seat. I'm coming Yes, back. please. I'm Sir. coming back. Sir, the verbal duel is okay, we fight each other. But she repeatedly called me lungi wala, lungi wala. I am a Bengali from Assam. I have seen various states of Northeast where we wear different attires and different clothes. So neither I nor any member has ever cast any aspersions on any state's attire. I wanted to put that on record. An honorable member. अब ये जाहिर है कि जो कुछ हुआ वो जॉन ब्रिटास और सुष्मिता देव के बीच में हुआ। अब वो अगर ऐसी चीजें माइक पे कभी नहीं होती तो वो हाउस में हुआ, उनके दोनों ने क्या बात की आपस में, ये कभी नहीं आएगा। ऑन रिकॉर्ड सुष्मिता जी कह रही मैंने नहीं कहा, और वो इतने नाराज हैं कि वो उन्होंने बैनर पोस्टर तक छपवाए, उसके प्रदर्शन किया है, तो जरूर कुछ बात तो हुई है समीर जी।
अब इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। फिर नॉर्थ साउथ हो गया इसमें। अब उन्होंने बताने की कोशिश किया भाई कि लुंगी वाला का अपमान किया है, अब ये पूरा दक्षिण का बनाम उत्तर भारत का मामला बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर कर रही है। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अब उनके पास भी ज़्यादा कार्यकाल बचा नहीं, 2 ही बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, तो एक भी लेफ्ट का सांसद राज्यसभा में नहीं रहेगा, लोकसभा में भी नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। अच्छा, सत्र पूरा नहीं रहेगा इन लेफ्ट का एक भी सांसद नहीं रहेगा। लोकसभा लेफ्ट मुक्त होने वाली है अगले 3 महीने के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि वो इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को। जब सुष्मिता सेन ने कह दिया कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, आपने उसने सफाई दे दी है, तो इस बात को खत्म कर देना चाहिए। इस बात को आप इस तरीके से लेकर जा रहे हो, उस तरीके से एक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई दक्षिण लोगों के इस तरह से होता है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुष्मिता सेन ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रख दी है, इस मामले को अनावश्यक तुल देने की जरूरत नहीं है। मगर सर ये भी वन साइड बात है ना, कुछ तो हुआ ही होगा उनके बीच में, लेकिन बिना कुछ हुए तो कुछ तो हुआ ही है। होगा, उसमें इंटेंशन ऐसा नहीं होगा ना। आप उसको इस तरीके से लेके जा रहे हो कि पूरे दक्षिण का अपमान कर दिया, कहने का तरीका कैसा है? क्या उसने आपको बहुत अपमानित करने के लिए कहा? अगर कह दिया इस तरीके से तो बीजेपी ने तुरंत समझा कि इसमें डैमेज का बहुत पोटेंशियल है, तो नड्डा जी ने तुरंत कहा कि हम लुंगी नहीं कहते, कभी हम धोती कहते हैं, बहुत सम्मान, हम हल कल्चर का बड़ा सम्मान। सर ये तब की एक लाइन जोड़ दूं, जब बाला साहब ठाकरे थे तो बाला साहब ठाकरे ने भी बम्बई में चलाया था, जिन्होंने पहनी है लुंगी बजाओ उनकी पुंगी, उन्होंने समय कहा था। अटल जी ने कह दिया था कि भैया इस तरह का हमारे इसमें नहीं चलता है पूरा मामला। नहीं, उसके साथ आप मत जोड़कर देखिए, वो अलग चीज थी। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी जो भी हो, लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि उत्तर भारत में भी लोग लुंगी पहनते हैं। ये सही है कि उसको एक दक्षिण भारत के साथ, चूंकि वो धोती सीधे ऐसे पहनते हैं तो कर लिया गया है। बाकी ये तो मैं कहता हूँ भाई हम लोगों को भी सिखाइए, हम लोग भी उस तरह वाला पहन किसी दिन आएंगे। विषय ये होना चाहिए कि कौन कैसे क्या कपड़े पहनता है। भारत में जहां इतने तरह की विविधता है, धोती एक पहनने के अलग अलग लोग अलग तरीके से पहनते हैं, तो उसको मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसको और क्या कहा गया, कैसे किस टोन में कहा गया, या तो आप वो बताइए कि क्या कहा गया, क्योंकि सुष्मिता देव इस तरह से किसी कोई ऐसा कोई मतलब उससे कोशिश करेंगे अपमानित करने की, लगता नहीं है ऐसा, या कोई भी सांसद ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। वो कहते भी हैं, ये भी मानना ठीक नहीं है ना कि जॉन ब्रिटास बिना बात के कोई इशू को बनाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं उसके बाद उन्होंने कह दिया लेकिन कि भाई मैं ऐसी मेरी इंटेंशन नहीं है, तो कोई इतना बड़ा इशू उस तरह से नहीं लेना चाहिए। वही कह रहा हूं, इन विषयों को जब इशू ऐसा नहीं है कि जॉन ब्रिटास बिना बात कह रहे हैं। ये भी नोट कीजिए कि सभापति ने दोनों को आमने सामने बैठा के उनसे बात की, उसके बाद भी ये विवाद हुआ है। मतलब आमने सामने भी विवाद नहीं हुआ, वो हाउस में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहते थे जॉन ब्रिटास। इसको आप ऐसे समझिए, जॉन ब्रिटास उसको रखना चाहते। ध्यान रखिए, सीपीएम इस देश को वन नेशन नहीं मानता है। सर हर चीज को ऐसे आप मत लिया कीजिए ना, कोई बात को पर्सनली कह दिया सर मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, मैं तो थ्योरेटिकल बात बोल रहा हूं। सीपीएम इस देश को सब नेशनलिटीज का समुच्चय मानता है, यानी कि इस देश में सारे सब नेशनलिटी हैं। दक्षिण का जो है वो भी द्रविड़ सब नेशनलिटी है, केरला एक अलग सब नेशनलिटी है, गुजरात अलग है, वो नेशनलिटीज का समुच्चय मानता है। इस विवाद में भी वो फॉल्ट लाइन उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो आदमी दक्षिण भारत उत्तर भारत करना चाहता है, इसीलिए जानबूझ करके कर रहा है। जब सरकारें गुजराती अस्मिता पर चलती रहे तब अस्मिता वो नहीं होती सब। कौन सा राष्ट्रीय अस्मिता पर करना कौन सी बुराई है? नहीं, गुजराती कौन सा बुराई? गुजराती अस्मिता की बात कर रहे हैं। गुजरात को जाकर के आप सारे गुजरातियों को आप गाली देंगे तो नहीं बोलेगा क्या गुजराती अस्मिता? सर अब तो आप कहेंगे कि जाकर के मौत का सौदागर है। एक इटली से चली आई एक महिला आकर के भारत के अंदर कहे कि इसे मौत का सौदागर है, और बोलेगा नहीं वो उस देश का मुख्यमंत्री। ये इतना बड़ा इशू नहीं था। यदि इतना बड़ा इशू नहीं था तो इसको लेकर के आने की क्या जरूरत थी? रीजनल प्राइड तो हमारे यहाँ हर जगह होता है। प्रदेश की अभी बंगाल का चुनाव पूरा करता है और करना ही चाहिए। सर सुष्मिता देव को भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए, वो कभी कांग्रेस में रही है, फिर टीएमसी में रही है, अब बीजेपी में आ गई है, तो उसको बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार क्या है, संघ के संस्कार क्या है। इस तरीके से पार्टी में नहीं चलता, वो एक्चुअली जिस पार्टी में रही है तो उसी की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अगली खबर में आपको बताता हूं, आने के बाद ही कपड़े पहचानने लगी हूं कपड़ों से। हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी अजीबोगरीब सी खबर आई है। सुखविंदर सुक्खू सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पेट्रोल और क्या होता है सर, हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का एक सेस लगाया गया है, प्रति लीटर 60 पैसे। और कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर इस सेस को नाम दिया है ऑर्फन एंड विडो सेस, अनाथ और विधवा सेस। सरकार का कहना है कि इससे जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए किया जाएगा।
ये सामान्य वैट के अलावा अतिरिक्त शुल्क होगा। कानून के मुताबिक सरकार इस सेस को अधिकतम 5 रुपए प्रति लीटर तक भी बढ़ा सकती है, मतलब उसमें गुंजाइश है। ये फिलहाल इसको 60 पैसे रखा गया है और बीजेपी ने हिमाचल सरकार के इस फैसले पर विरोध किया। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर पोस्ट करके लिखा कि कांग्रेस की मानसिकता देखिए, सरकार विधवा और अनाथ को भी सही सहायता देने की स्थिति में नहीं है। अब उनके लिए पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर से लेकर 5 रुपए तक का टैक्स लगाया जाएगा। अब ये एक ऐसे कॉज का नाम लेकर के लगा दिया गया है कि जिस पर कोई आप बहुत ज्यादा कोई बोल नहीं सकता, आपत्ति नहीं करेगा। अब आप अनाथ बच्चे के लिए सरकार पैसे इकट्ठा करना चाहती है या अनाश्रित महिलाओं के लिए, तो कोई क्या बोलेगा। लेकिन फिर ये बात भी ठीक है भी ये तो स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से होता है ना कि जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है उसको आप उसको सहायता देंगे, तो वो करने के लिए भी अलग से पैसों का प्रावधान करना पड़ रहा है सरकार को। ये एक बात है। दूसरा ये बात जग जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कई सालों से इतना फंसे हुए है। वो नाम पर अलग अलग तरीके के से धनोपार्जन की कोशिश करती है। एक बार पीछे विवाद हुआ था जिसमें वो हुआ था कि टॉयलेट की सीट पर टैक्स लगाया जाएगा, फिर बाद में सफाई आई कि नहीं ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं है करने का। बीच में विवादों में वो दब गया। परेशानी हो गई थी हिमाचल में, तनख्वाहें नहीं थी जब दे पा रही थी सरकार। अब इस पर हाँ त्रिपाठी जी क्या है हिमाचल में स्थिति? नहीं, एक तो ये कि अगर सचमुच इतनी खराब स्थिति थी तो उस वक्त ओल्ड पेंशन देना है, खाते में पैसा देना है, ये सब क्यों कहा था चुनाव के पहले? आज आप लोग बड़ा एकदम, मैं तो बहुत दिन बाद आज मासूमियत दिखी है सबकी। आप भी देखिए, विजय जी भी उसी मासूमियत से बोल रहे थे बड़ी खराब हालत थी। मैं तो कह रहा हूँ कि खराब इनकी हमेशा ही रही है सर, मैं यही कह रहा हूँ। उस खराब हालत में भी वो कह रहे थे कि हम तो ओपीएस करेंगे, हम तो खाते में पैसा डालेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये सरकार, अगर आप लोगों की बात सही है तो ये बेईमानी से जीत के आए हैं, जनता को इन्होंने सच नहीं बताया। दूसरा, आज राहुल जी देश के प्रधानमंत्री होते काश तो पूरे देश में अनाथ और विधवा कर लग जाता। सरकारों को पता चलता ना कि कैसे कर जुटाया जाता है, कैसे टैक्स। तो राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं है इसलिए आज अनाथ विधवा कर पूरे देश में नहीं। सोचिए कितनी, मतलब ये बोलते हुए भी कितना बुरा लग रहा है कि अनाथों और विधवाओं के लिए सरकार को कुछ करना है, इसके लिए पहले सेस लगाना है। मतलब ये सुनते हुए बुरा नहीं लग रहा है। और सब छोड़ दीजिए ना, मैं कह रहा हूं हर सरकार है अपने हिसाब से करती है, कोई महंगा करता है, सस्ता करता है। पेंशन योजना लगभग पहले से लागू कर चुके हैं और वो ऐसा नहीं है कि अलग से सेस लगा करके कर रहे हैं। सर, ये हाथ कांपना था इस शासनादेश को जारी करते हुए। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, आप हर सरकार पैसा जुटाती ही है, जाने क्या क्या करती है, आप उस पर वो बहुत चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल जो कर रहा है, कभी टॉयलेट सीट पर कर दिया, कभी समोसे पर पुलिस की जांच बैठ गई है, कभी ये विधवा अनाथ कर, पता नहीं वो चल भी रहा है राज्य या नहीं चल रहा है। क्योंकि सुक्खू जी को बनाना था, प्रियंका जी इसके लगे आप दूसरी बात भी कर लेते हैं। बिहार में हालांकि वो तो खबर नहीं बनी हुई मेरे पास, कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाडकी योजना के 10-20 लाख लोगों को हटा देते तो कुछ पैसा बच जाता है। नहीं, लेकिन नहीं विजय जी, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। विजय जी, लगा देना चाहिए, रिक्शा चलाने वालों के लिए सेस लगा देना चाहिए, भीख मांगने वाले हैं उनके लिए सेस लगा देना चाहिए, बिहार में सब्जी जो बेचते हैं उनके लिए सेस लगा देना चाहिए। कोई विषय जुड़े हुए नहीं है, लेकिन आप बात कर सकते हैं। बिहार की भी वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, तो हमारे अभी भी सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार ही आता है। बिहार में शराबबंदी चल रही है। अच्छा, एक रिपोर्ट आई थी पीछे किसी एक इकोनॉमिक बॉडी की, तो उन्होंने ये कहा कि शराबबंदी से महिलाओं पर अत्याचार रुक गए हों, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गई हो, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। पिछले 10 साल से शराबबंदी है वहां पर। प्रतिष्ठित आर्थिक थिंक टैंक है भारत का, उसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इनका ये दावा है कि बिहार में शराबबंदी नाकाम रही है। अच्छा, इस रिपोर्ट के बाद तमाम जगह से मांग होने लगी, फिर जब इसका फायदा ही नहीं हो रहा है खत्म करो फिर शराबबंदी। क्यों? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि राजस्व नहीं आता। शराब राजस्व का, पैसे कमाने का सरकारों के लिए बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। वो बिहार में जीरो हो गया है। तो ये बात बीच बीच में लोग उठाते रहते हैं कि भाई इसको रिविजिट करना चाहिए सरकार को कि ये अब इससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो ये रिपोर्ट भी आ गई, क्योंकि इसको महिलाओं पर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उनके जीवन पर, यह सोच करके लागू किया गया था। तो अब लेकिन वहाँ के जेडीयू ने जो है साफ साफ कह दिया है कि हम कोई इस पर पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी लागू रहेगी। समीर जी, नहीं, मुझे लगता है तो लागू रहना चाहिए।
पूरी तरीके से, वो पूरे देश में होना चाहिए। आप उसे कोई एक आर्थिक कमाई का जरिया सरकार मानती है कि कोई बुराई चीज़ है, उस बुरी चीज़ को बेचकर आप अपनी आर्थिक साम्राज्य चलाओगे? कल आप कह दोगे कि लॉटरी से इनकम होती है, लॉटरी भाई हम देंगे, जिसको खेलना है खेले, जिसको नहीं खेलना है खेले, लॉटरी से हमको इनकम होती है। कल आप तमाम कुरीतियों को शुरू कर दोगे कि उससे इनकम होती है। सर एक सेकंड सर, अमित शाह जी ने अभी एक चिट्ठी लिखी है माननीय अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी के नाम, मैं समझ रहा हूं कि इसका मतलब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि आपको विदित है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दे दी है। मैं ये उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह से मैं संसद के वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने इस संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तैयार है। तो वो नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा करने के लिए अमित शाह जी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम इस पर तैयार हैं। उन्होंने लिखा, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो जो बात उन्होंने वर्बली बोली अमित शाह ने, अब उन्होंने लिखित में लोकसभा के स्पीकर को भी लिख दी है। फिर वो लिख रहे हैं कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। मेरा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है और मानना है कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए ही है। अतः आपसे आग्रह है कि विपक्ष के नेताओं से चर्चा करके इस महत्वपूर्ण विषय पर एक अच्छे वातावरण में चर्चा कराने की कृपा करें। अब तो राइटिंग में आ गया उनकी तरफ से। अब इससे अमित शाह जी क्या कर सकते हैं? उन्होंने स्पीकर को लिख दिया, उन्होंने राहुल गांधी से कह दिया, एक्स पे पोस्ट करना रह गया, कहा आप चर्चा कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर स्पीकर को लगे तो स्पीकर एक दिन का सत्र बढ़ा दे, 13 तक है ना, 14 तक सत्र को बढ़ा दे और पूरी चर्चा हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई चर्चा करें, अब स्पीकर को तय करना है। अब स्पीकर राहुल गांधी से एलओपी से बात करेंगे, संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी से बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई अमित शाह जी ने कह दिया है सत्र हम बढ़ाने को तैयार है, एक दिन अगर आप कहें, और कल रात तक हम तैयार हैं, आज देर रात तक चर्चा होगी, आप सत्र को चलने दीजिए, सदन को चलने दीजिए। बताइए होगा क्या इसका कुछ असर? कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने तय करके रखा है 3 बजे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उधम होगा। राहुल गांधी चलने देंगे, वही 3 बजे क्या होगा सर? बस इतना ही। 3 बजे नहीं, लेकिन मुझे लगता है हो जाएगा हाउस चालू, चलेगा। हाँ, मतलब चर्चा होगी 3 बजे नहीं हो घंटे, चर्चा हो जाएगी इस चिट्ठी के बाद। इस चिट्ठी के बाद होगी चर्चा। तो ओके त्रिपाठी जी, एक चर्चा होगी। मतलब राहुल जी भले ही ना तैयार हो, मैं कह रहा हूं, मैं तो यही बात कर रहा हूं कि सरकार आ गया तो सरकार आ जाए, खड़ी हो जाए। सरकार ने मन बना लिया है, अमित शाह ने मन बना राहुल लिया है, गांधी जी इस ना पर हो, वो जवाब देंगे। हाँ बोलिए। वो कह रहे हैं कि आप विपक्ष से चर्चा करके कराइए इसको। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि बिहार में शराब बंदी जरूर है, लेकिन शराब की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो इससे बिहार सरकार को पता कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। एक दूसरी बात, मुझे लगता है कि सरकार अब अमित शाह के पास कुछ आंकड़े आ गए हैं, ओके, और तथ्य आ गए हैं जो वो बताना चाहते जो हैं, वो सदन को शेयर करना चाहते हैं। राहुल गांधी को इसमें दिक्कत सर 9 मिनट रह गए, बस 3 बजे पता चल जाएगा राहुल गांधी ने क्या सोचा है। बात हम इस पर कल पर कर पाएंगे। कहानी को बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी का, विजय जी का, प्रोफेसर साहब का, सभी जी का बहुत शुक्रिया सर।